हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि 13.2 के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो क्या टॉपिक है, मेनली दो टॉपिक्स है ना। एक तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट, एंड वी विल स्टडी independent events, right guys, जल्दी से बोलो। या सो दीज आर द टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द टूडेज लेक्चर। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर यही सब कॉन्सेप्ट हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। स्टार्ट कर दे भैया। कहाँ है हमारा रिमोट? ओके, सो ये रहा हमारा रिमोट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हम लोग 10वीं क्लास से लगाते आ रहे हैं, बट हमने कभी फील नहीं किया। आज आपको फील कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या करेंगे? सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है क्या, उसके बारे में बताता हूँ आपको। सो लेट्स टेक दो इवेंट्स हैं, लेट E एंड F बी टू इवेंट्स, E एंड F बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ दो इवेंट्स हैं E और F जो एसोसिएटेड हैं। अब E और F दो इवेंट्स हैं, इनके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि E भी होना है एंड F भी होना है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब दो काम एक साथ होने हैं, राइट, या दो काम होने हैं, तो पहले कोई एक हुआ होगा, राइट। E एंड F का मतलब क्या है कि भैया E भी हो रहा है और F भी हो रहा है, राइट। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट कि भैया लेट्स से पहले E इवेंट हुआ, राइट, एंड देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, प्रोबेबिलिटी में एंड का सेट थ्योरी के मामले में अपन ऐसे भी दिखाते हैं, और जहां एंड होता है वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। एंड और के केस में वी टेक यूनियन, और हम लोग जब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इस केस में ऐड करते हैं, ठीक है। सो दो इवेंट्स होने E और F, तो लेट्स से पहले E हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड अब F हो रहा है। बट अब F कैसे हो रहा है? F ऐसे हो रहा है कि E पहले हो चुका। सो F के होने के टाइम पे हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि E ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी फील कर सकते हैं कि E एंड F दो इवेंट हो रहे हैं, राइट। सो पहले मान लो F हुआ हो, ठीक है, एंड अब E हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि F हो चुका। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आई थिंक इतनी बात सभी को फील हो गई होगी, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आया वाली बात तो होगी नहीं, है ना। ये तो सबको फील हो गया होगा, है ना। सो अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आपको ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बताया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि मक्खी को भगाने की बड़ी कोशिश करी पर भागी नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, जब इसका मन करेगा चली जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सो द क्वेश्चन इज बेसिकली कि एक बैग है और एन अर्न कंटेन्स 2 white and 3 black balls.
right? Two balls are drawn successively. Two balls are drawn successively without replacement. Without replacement. Can an urn contain two white and three black balls? Two balls are drawn successively without replacement. यानी कि एक बार निकाल ली बॉल तो उसके बाद वापस नहीं डाली अर्न के अंदर, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बीइंग white and second being black, and second being black. एक क्वेश्चन हमने बनाया, ठीक है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, राइट. सो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को तो आप समझ ही गए कि अगर दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो पहले ई इवेंट हो गया, देन इनटू एफ इवेंट प्रोवाइडेड दैट ई हो चुका, या फिर पहले एफ इवेंट होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्रोवाइडेड दैट एफ हो चुका है ना. सो ये दोनों में से अपन एक ही फॉर्मूला रख लें तो भी आपको चीज़ें क्लियर हैं, सो दैट हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह मिल जाएगी, ठीक है. सो अब तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है. अब सबसे पहले बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, एक अर्न कंटेन टू वाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट. बहुत ध्यान समझिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट. सो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा, पहली बॉल ब्लैक. देखिए अब बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन क्या है, टू वाइट है थ्री ब्लैक है, तो यहाँ से दो बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं. सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, पहली वाली ब्लैक हो सकती है, दूसरी वाली वाइट, पहली वाली वाइट दूसरी वाली ब्लैक, पहली वाली वाइट दूसरी वाली भी वाइट, पहली वाली ब्लैक दूसरी वाली भी ब्लैक. यही सैंपल स्पेस होगा भैया. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ first being white, so probability of first being white and second being black. क्या लगा सर ये तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, ये तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन है. बिल्कुल सही बात है. पहली बार जब हम लोग वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वाइट के फेवर में दो बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है. नाउ अब हम ब्लैक निकालने जा रहे हैं, सो ब्लैक के फेवर में 3 बॉल्स हैं, बट एक बॉल निकल चुकी ऑलरेडी, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 हुई. ऐसे निकालते थे बेसिकली हम लोग 10th क्लास में, हम लोग ऐसे निकालते थे. अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगा दिया. आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाइट और वाइट और ब्लैक बॉल को निकाल रहे हैं, तो पहले आपने वाइट निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, एंड अब आप ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, बट आपने क्या कंसीडर किया कि एक वाइट बॉल निकल चुकी. आपने कंसीडर किया है तभी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 रह गई हैं, कि आपने कंसीडर किया कि एक वाइट बॉल निकल चुकी है, राइट. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. सो मेन जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है वो है वैसे ये वाला एक्सप्रेशन, राइट. ये वाला एक्सप्रेशन हमने आपको कहा था ना कि जब 13.2 पढ़ाएंगे तब आपको 13.1 में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ नहीं है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको पता भी चल जाएगा कि बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आता कहाँ से है. ये भी आपको पता चल गया होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा, राइट है क्या. ये भी आपको बच्चों पता चल गया होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि जो हमने बेसिकली जो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 13.1 में फॉर्मूला, वो भी कैसे आता है, जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, ठीक है. इतनी बात सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, पूरा इस बोर्ड पे जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब नोट करेंगे, ठीक है. सो नाउ अब इसको फालतू की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब फालतू का मतलब अभी इस पेज के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है उसको हमने हटा दिया है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे. अब स्टूडेंट्स
सेम 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 यही क्वेश्चन, सेम मैंने क्या करना है, यही क्वेश्चन उठा लेना है, सेम यही क्वेश्चन उठा लेना है, राइट। मैंने सेम क्वेश्चन उठा लिया बच्चों, सेम क्वेश्चन उठा लिया। अब स्टूडेंट सेम ही क्वेश्चन है, बस मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे विदाउट है, यहाँ पे मैं विद कर रहा हूँ, यानी कि अब ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। बहुत ही शांति से समझना, बहुत ही शांति से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अब देखेंगे बच्चों, अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली, उसको वापस रख दिया विद रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है भाई, पहली निकाली हो तो वाइट, दूसरी बार ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी वाइट, पहली बार ब्लैक दूसरी बार ब्लैक, पहली बार भी वाइट दूसरी बार भी वाइट। ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं बच्चों, जल्दी से बोल दो, 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझना, मैं पहली बॉल फर्स्ट बीइंग वाइट एंड सेकंड बीइंग ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। अब मैं पहली बार एक वाइट बॉल निकालने जा रहा हूं, पहली बार एक वाइट बॉल निकालने जा रहा हूं, तो वाइट के फेवर में कितनी बॉल्स हैं, 2, टोटल 5, राइट, टोटल 5, ठीक है। अब मैं एक ब्लैक बॉल निकालने जा रहा हूं और ब्लैक के फेवर में कितनी है, 3, एंड टोटल कितनी होगी, हाँ वाइट निकाली थी पर वापस रख दिया है, टोटल अब भी 5 ही हैं, यानी कि सिस्टम पहली बार किसी ने बॉल निकाला वापस रख दिया, तो यानी कि सिस्टम को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल कर देता है तो पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो यानी कि इसका मतलब अब के अगर हम लोग ब्लैक निकालने जाएंगे तो ब्लैक के फेवर में 3 एंड टोटल अब भी 5, राइट। यानी कि इस केस में हमने इस तरीके से सॉल्व किया और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल है, ठीक है, एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है, ठीक है, गिवन दैट एक वाइट बॉल हमने निकाल के वापस रख दी। अब निकाल के वापस रख दी तो क्यों जिक्र कर रहे हो, उस पर कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अब इस पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, राइट। तो इसका मतलब ऐसे भी केसेस होते हैं कि जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करती ही नहीं है। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हो चुका, जब एफ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही लिख देते हैं, क्योंकि वो एफ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। सो व्हेन 2 इवेंट्स ऐसे होते हैं जब एक के होने का दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देन इन दैट केस हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यानी कि जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे होते हैं भैया, ऐसे होते हैं कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if E and F are independent events, right, if E and F are independent events, तो बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ जाती होगी कि एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, यानी कि इसका F के होने से E की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो E की प्रोबेबिलिटी F पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है ना, एंड F जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ई पे डिपेंड नहीं करेगी, राइट, इट इज इक्वल टू पी एफ। देन इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अपन इस फॉर्मूले को अब चेंज कर दें तो इसका मतलब अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं देन उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, पहले इवेंट ई हुआ और अब एफ हो रहा है गिवन दैट ई हो चुका। अब क्योंकि ई पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ई के होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है, राइट, वी विल राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखवाते हैं कि जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बट ये आता कहाँ से, आता यहीं से है, क्योंकि
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में अगर ऐसा हो जाए कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, यानी कि एफ का कोई फर्क नहीं पड़ता ई के होने या ना होने से, तब हम ई को नहीं मेंशन करते हैं, एंड दैट इन दैट केस वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इस तरीके से फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। सो बच्चों, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों को साइड ऑन साइड में दिखाया, और हमने दिखाया कि जब जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग रही होगी, एंड जब तक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस होगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से लग रही होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट के केस में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ये दो बातें मैंने आपको एक साथ लिखवा दी है। थ्योरी वाइज अभी इतना ही है, अभी इतनी थ्योरी पढ़ ली हमने कि हम लोग इसके ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन आगे चल के और भी थ्योरीज में आपको बताऊंगा कि 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए तो ई और एफ नॉट, ई नॉट और एफ, ई नॉट एफ नॉट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी तमाम बातें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इतनी जानकारी नोट करिए बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, सो ये पहला एग्जाम्पल है बेसिकली 13.2 में, और हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट आप आराम से एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आराम से कर सको आप। ठीक है, सो एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, है ना। सो एक अर्न में 10 ब्लैक एंड देर आर 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, 2 balls are drawn. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. चेक कर लो, यानी कि कोई वापस रखा नहीं है हमने। ठीक है ना, it is without replacement. Okay, great. Now, what is the probability that the both drawn balls are black? तो अब सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? पहली ब्लैक निकल सकती है, दूसरी भी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी वाइट, पहली वाइट दूसरी ब्लैक, और पहली वाइट दूसरी वाइट, ऐसा हो सकता है। सो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? तो ब्लैक ब्लैक की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, पहली ब्लैक बॉल निकालने जाएंगे तो यानी कि 10 फेवर में है, राइट, और टोटल 15 है। नाउ अब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी, राइट। अब दूसरी ब्लैक बॉल निकालने जाएंगे तो 9 फेवर में बचेंगी, और टोटल जो है वो 14 बचेंगी क्योंकि एक ऑलरेडी निकल चुकी, राइट है। सो अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फील करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर हमने क्या कहा कि एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं गिवन दैट एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कर वही रहे हैं 10वीं वाला काम, लेकिन थोड़ा सा बड़े 12वीं क्लास के बच्चों के लेवल पे। ठीक है चलिए, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 8। ठीक है ना, पहला ही एग्जांपल किया है हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में। अब स्टूडेंट्स आगे चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that the first 2 cards are kings and third card drawn is an ace? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझना, पहले कार्ड्स के बारे में थोड़ा सीख लो। सो भैया टोटल देर आर, वैसे तो 52 कार्ड्स होते हैं, वैसे तो क्या होते ही 52 कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों 26 तो होते हैं ब्लैक, ठीक है भाई, एंड 26 होते हैं अपन रेड। ठीक है, इस बात को समझना। अब 26 ब्लैक में 13 होते हैं क्लब, 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं डायमंड, एंड 13 होते हैं भैया हार्ट। जिसको नहीं आता वो भैया यहां पे देख लो। नाउ क्लब में, स्पेड्स में, अब ये 13 कार्ड्स कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इन 13 कार्ड्स में किंग क्वीन जैक होते हैं, किंग क्वीन जैक होता है, किंग क्वीन जैक होता है, किंग क्वीन जैक होता है। फिर इन 13 कार्ड्स में दस्सी से लेके दुग्गी तक होते हैं, दस्सी से लेके दुग्गी तक होते हैं, दस्सी से लेके दुग्गी तक होते हैं।
दस्सी से लेके दुग्गी तक होते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, एक इक्का होता है, यानी कि उसको एस बोलते हैं। एस, ए से डिनोट करते हैं, ए से। किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से, ठीक है भैया, ए से डिनोट करते हैं। सो किंग, के से किंग डिनोट करते हैं अपन, क्यू से क्वीन डिनोट करते हैं, और जे से अपन जैक डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स, है ना, इनको अपन फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये फेस कार्ड्स हैं। सो बेसिकली देयर आर 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। जल्दी बोलो, परफेक्ट है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अपने दिमाग में नोट कर लो। चलिए, अब 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 3 cards, right? So there are total 52 cards, right? And without replacement from a pack of 52 well shuffled cards, 3 cards are drawn. So देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि जो कार्ड अपन ने निकाल लिया उसको वापस नहीं रख रहे हैं, राइट? उसको अपन वापस नहीं रख रहे हैं। What is the probability that the first 2 cards are kings? So पहली 2 cards king हो and the third drawn card is an ace. कितना प्यार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा। पहला कार्ड निकालने गए तो टोटल 4 किंग होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 52 होंगे, ठीक है। नाउ अब दूसरा किंग कार्ड, अच्छा जिसको निकाल लिया वापस नहीं रख रहे हैं, तो यानी कि कार्ड तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दूसरे वाला कार्ड क्या करना है? अपने को किंग निकालना है। अब दूसरे वाला कार्ड अगर अपने को किंग निकालना है तो पहले एक किंग निकल चुका, तो यानी कि किंग तो 3 ही बचे, और बाबू टोटल जो कार्ड्स हैं वो भी अब एक कम हो गए थे क्योंकि एक निकल चुका ना, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी 51। सो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा रैंडमली निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ बायस्ड भी नहीं है, रैंडमली निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जो 10th क्लास वाला जो फॉर्मूला है वो अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एस, अब एस होते हैं टोटल 4, तो 4 फेवर में हो गए, अपॉन 2 कार्ड ऑलरेडी निकल चुके, तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 50 हो गए। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाला, फिर ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट एक किंग निकल चुका, और ये आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट 2 किंग निकल चुके। तो ऐसे करके देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपकी लग रही है ना। आप तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही सॉल्व होगा बेसिकली, ठीक है। आप इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर देना, चाहे आप यहीं भी छोड़ सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा पता चलता है, इससे ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि हाँ भाई आपने एग्जैक्टली 3 टर्म्स कौन कौन सी कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो जैसा देश वैसा बेस, क्वेश्चन के अंदर अगर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, अगर आंसर दे रखा है तो सॉल्व कर देंगे, सब्जेक्टिव टाइप है 2 नंबर में है, ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। सो पी के बाई के एंड पी ए बाई के, ठीक है। तो ये हमने आपको फील कराया, ठीक है। चलें आगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे आगे फर्दर बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 10वां, है ना, 10th एग्जाम्पल बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकेंगे भाई, डाई, ये है हमारी डाई, इसको हमने थ्रो किया। अब देखो डाई अगर थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस कैसा होगा? या तो 1 आएगा डाई पे, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ई इवेंट कैसा है भैया? नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी कि 3 और 6, 3 का मल्टीपल का मतलब 3 और 3 का गुना। एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, तो नंबर अपीयरिंग इज इवन 2 4 6, राइट। कह रहा देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सो बताओ क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे? सो हमने आपको बताई भी थी, है ना, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट के केस में ये कंडीशन होती है, 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे बच्चों, 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे बच्चों, 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, है ना, पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ होना चाहिए। सो वापस चलते हैं, अगर आप अपने एग्जाम्पल पे चलें।
सो अब यहां पे देखो, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ई और एफ क्या हो गए बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए हैं, ठीक है, देन पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, ऐसा होगा। सो अब आप यहां पे सबसे पहले तो भैया ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है भैया, इट इज ओनली 6 आई थिंक, हाँ यस 6। सो अब बच्चों देखो, तीनों प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब क्योंकि डाई आपने फेंकी और डाई क्या है भैया, फेयर है भाई, कुछ नहीं दिया हुआ तो फेयर डाई है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6। सो बेसिकली पी इंटरसेक्शन एफ तो 1/6 आ गया। नाउ अगर मैं आपके सामने क्या निकालूं, पी ई निकालूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, है ना, क्योंकि डाई फेयर है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो जाएगा भैया, 2। सो इट इज 2/6, 1/3। नाउ पी एफ की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज व्हाट बच्चों, 3। सो इट इज 3 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6, तो यानी कि 1/2। सो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मैं यहाँ पे LHS निकालता हूँ, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा भैया, इट इज़ 1/6, ठीक है। एंड फिर मैं RHS निकालता हूँ, यानी कि पी ई इंटू पी एफ की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि 1/3 इंटू 1/2, दैट इज 1/6। क्लियरली दीज क्वांटिटीज आर इक्वल, क्लियरली दिस क्वांटिटीज आर इक्वल। पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ठीक है। सो इसका मतलब साफ साफ इफ दिस हैपन्स, है ना, तो देखिए ये तो हमने आपको एज अ थ्योरी बता दी थी, ये तो मैंने आपको एज अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको एज अ थ्योरेटिकल सपोर्ट बता दिया था, है ना, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों, जब अपन ये निकाल देंगे, है ना, टेक्निकली अब तो मैं LHS RHS भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये दो क्वांटिटीज अलग अलग निकाली है। एंड मैं क्या बोलूँगा कि एज पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, राइट, ठीक है। हेंस E and F are independent events. E and F are independent events. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, परफेक्ट है क्या बाबू, परफेक्ट है एकदम बेहतरीन, जल्दी बोलो, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलिए गाइस, तो फटाफट से इसको अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस। चलिए तो और क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक अभी वी हैव 5 और एग्जांपल्स हैं, राइट, 4-5 और एग्जांपल्स हैं, तो मज़ा आएगा, ठीक है, 4-5 और एग्जांपल्स से मज़ा आएगा। चलिए आइए, सो 11th क्वेश्चन देखते हैं ना। सो 11th क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो एक अनबायस्ड डाई है, अनबायस्ड मतलब फेयर, इसको अपन ने 2 बार थ्रो किया भैया। सो देखो यहाँ पे एनी 6 एलिमेंट्स, यहाँ पे एनी 6 एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36, ठीक है। नाउ द लेट ए बी द इवेंट, द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। सो ए इवेंट कैसा है भैया कि यहां पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, बी इवेंट कैसा है भैया कि ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। सो यहां पे तो एनी 6, यहां पे तो एनी 6
आ सकते हैं भैया। देखिए अगर बहुत ध्यान से समझेंगे, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे ऑड आ सकता है तो यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं ओनली, इनटू यहाँ पे अगर एनी 6, यहाँ पे एनी 6 नंबर्स, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया 18। एंड यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ सकते हैं तो ओनली 3 ओनली, एंड यहाँ पे एनी 6, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज 18। ठीक है ना, यहाँ पे एनी 6 आ जाएंगे। अच्छा उसने कहा कि चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट। अच्छा इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए बच्चों, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए बच्चों मुझे ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ए इंटरसेक्शन बी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो मेरे को समझना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए की बात भी सच हो रही होगी। ए की बात का मतलब, सच होने का मतलब क्या है कि भैया फर्स्ट थ्रो पे ऑर्डर नंबर आए, और बी की बात भी सच हो रही हो तो इसका मतलब सेकंड थ्रो पे ऑर्डर नंबर आए, सेकंड थ्रो पे ऑर्डर नंबर आए। क्या बोलती पब्लिक? परफेक्ट एकदम से, वेरी गुड। सो यानी कि अगर पहले केस में भी एनी 3 केसेस आ सकते हैं भैया ऑर्डर नंबर, दूसरे प्लेस पे ऑर्डर नंबर यानी कि एनी 3, मतलब 3, देखिए यहाँ पे भी ऑड में, देखिए आउट ऑफ जब भी कभी डाई की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो उसमें 3 तो इवन होते हैं और 3 अपन ऑड होते हैं। सो ए और बी की दोनों की बातें सच हो तो यानी कि इसका मतलब पहले प्लेस पे भी 3 नंबर ऑड्स, 3 ऑर्डर नंबर्स हो सकते हैं, और बी प्लेस पे भी यानी कि सेकंड प्लेस पे भी 3 ऑर्डर नंबर्स में से कोई सा भी एक ऑर्डर नंबर आ सकता है। सो इसका मतलब 3 × 3 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 9, राइट। सो आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझेंगे, मुझे इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो यानी कि 9/36, राइट, 9/36, इट इज 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि ए और बी की इंडिपेंडेंस चेक करनी है ना। अगर मुझे कभी भी ए और बी की इंडिपेंडेंस चेक करनी है तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, और मुझे बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 18 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36, तो 1/2, राइट। एंड similarly we will count the probability of b यानी कि number of elements in set b upon number of elements in the sample space. So number of elements in b is 18 and number of elements in sample space is 36, तो यानी कि 1/2. So this is how we have calculated everything that we want to calculate. Now अगर ये हो गया हमारा, ठीक है, so probability of a intersection b is equal to, देखिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल तो है, तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट है बच्चों, जल्दी से बोलो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? वेरी गुड, चले आगे, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तू सब जानता है मैं छट नहीं सकती। चलो जी स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे, क्या कह रहा है भैया। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, 3 सिक्के एक बार उछाल रहे भाई, एक साथ है ना, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भैया, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल, नहीं हेड टेल टेल रिपीट हो गया, टेल टेल हेड डाउन टेल टेल टेल। ठीक है, सो टोटल 8 होते हैं ना, बताया था नहीं आपको कैसे होता है टोटल 8। भाई सिक्के को 3 बार उछालोगे, यहाँ पे कोई भी 2 आउटकम्स, यहाँ पे कोई भी 2 आउटकम्स, यहाँ पे भी 2 कोई भी आउटकम्स, तो बेसिकली टोटल कितने आउटकम्स हो गए 8। ठीक है, ओके,
कह रहे कंसिडर द इवेंट ई। सो इवेंट ई जो है वो कैसा है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल्स होंगे। कह रहा एफ इवेंट इज एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। तो देखिए कम से कम 2 हेड्स होंगे तो क्या सिचुएशन होगी भैया, अगर कम से कम 2 हेड्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स हो सकते हैं, दैट्स इट। जी एट मोस्ट 2 हेड्स, सो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, तो मिनिमम एक भी हेड ना हो, राइट। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो सकते हैं, मिनिमम एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। तो ई एफ और जी ऑफ द पेयर्स ई एफ। अब वो कह रहा है कि ऑफ द पेयर्स ई एफ, ठीक है। सो ई एफ का अगर हम लोग पेयर लें, ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा भैया, आई थिंक 5 आ जाएगा, क्या बोलती पब्लिक, ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ आएगा क्या भाई, नहीं, एच 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 आ जाएगा भैया, एच 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 आ जाएगा, ई एफ में एच 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 आ जाएगा। एंड ई जी में, ई जी ई इंटरसेक्शन जी में, ई इंटरसेक्शन जी में भैया कितना होएगा, आई थिंक टी 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 आ जाएगा, टी 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 आ जाएगा। एंड देन एफ जी, राइट, एफ इंटरसेक्शन जी की बात करूंगा अगर मैं, तो भैया एफ इंटरसेक्शन जी में ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, एच एच टी एच और टी एच एच। राइट है क्या, राइट है क्या, राइट है क्या, राइट है क्या, ठीक है। तो ये आपका आ गया एफ जी में। कह रहा नाउ ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एंड एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो देखिए अब हमने यहाँ पे पूरा का पूरा केस लिख दिया है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से इन पेयर्स में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है बच्चों कि ई एफ, एफ ई जी और एफ जी, इन तीनों में क्या क्या अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो पी ई की बात करूंगा मैं। सो 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है ना, सो 1/4। देन मैं किसकी बात करूंगा, पी एफ की बात करूंगा। सो 4 फेवर में है, टोटल 8, इट इज 1/2। देन पी जी की बात करूंगा तो 7 फेवर में है अपॉन टोटल 8, सो 7/8। देन पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूंगा, सो 1 फेवर में है और टोटल 8। पी ई इंटरसेक्शन जी की बात करूंगा, 1 फेवर में है, टोटल 8। पी एफ इंटरसेक्शन जी की बात करूंगा तो फेवर में 3 है एंड टोटल 8। ना बच्चों अब बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक करके पेयर कंसिडर करते हैं, एक एक करके पेयर कंसिडर करते हैं बच्चों, पेयर कंसिडर करते हैं ना एक एक करके। नाउ ई एफ का पेयर अगर हम लोग कंसिडर करें, ठीक है, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/8 एंड पी ई इंटू पी एफ इज 1/4 इंटू 1/2, भैया इक्वल है, इक्वल है। तो इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ई और जी की बात करूंगा ना, ई और जी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज 1/8 एंड पी ई इंटू पी जी इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, सो पी ई इज 1/4 एंड पी जी इज 7/8, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। सो इसका मतलब ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है भैया, ओके। देन एफ और जी की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, एफ और जी की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहे भाई, एफ और जी की बात कर रहे हैं। एफ और जी की बात यहां कर लूं क्या, है ना, एफ और जी की बात कर लेता हूं, एफ एंड जी की। सो पी एफ इंटरसेक्शन जी कितना होगा भैया, इट इज 3/8 एंड पी एफ इंटू पी जी का वैल्यू देखेंगे, सो पी एफ इज 1/2 इंटू पी जी 7/8, नॉट इक्वल, हेंस
F and G are not independent. So only E और F इंडिपेंडेंट है. क्लियर है बच्चों? ऐसे करना भैया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व. ठीक है, जल्दी से बताइएगा. परफेक्ट है मामला, वेरी गुड. सो फटाफट से नोट करेंगे. द आंसर इज E एंड F आर इंडिपेंडेंट, EG एंड FG आर डिपेंडेंट. देखो, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? डिपेंडेंट. इसका मतलब हो गया डिपेंडेंट. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, यहां पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट और लिखवाता हूं कि जैसे हमने दो इवेंट्स का इंडिपेंडेंसी लिखवाई, इफ E एंड F है ना, हमने दो इवेंट्स की आपको इंडिपेंडेंसी लिखवाई. सो इफ E एंड F आर independent events, if E and F are independent events, ठीक है, E and F are independent events, E and F independent events है, then क्या होता है भैया? probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F. ठीक है, this is it bro, जल्दी बोलो bro. this is it, this is cool, yeah, okay. अब अगर हमारे पास तीन इवेंट्स हैं E, F और G, और तीनों की इंडिपेंडेंसी होनी है, तो क्या होना चाहिए? कहते हैं कि E, F एंड G तीनों इवेंट्स एक साथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. कब? इसकी चार कंडीशन होती है बच्चों. पहली कंडीशन, E और F दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट? मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए. E, F, F, G and EG, right? and EFG एक साथ भी, मतलब पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक साथ भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट? सो PE इंटू PF होना चाहिए, राइट? PF एंड G इस कितना होना चाहिए? PF इंटू PG होना चाहिए, राइट? PE एंड G इस PE इंटू PG होना चाहिए, राइट? और PE एंड F एंड G इज PE इंटू PF इंटू PG, राइट है क्या? राइट है बच्चों? सो ऐसा होना चाहिए. E, F और G अगर तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट चाहिए आपको, सो E और F भी इंडिपेंडेंट, F और G भी इंडिपेंडेंट, E और G भी इंडिपेंडेंट, और E, F एंड G भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट है? सो ये दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी और ये तीन इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी अपने आपको लिखवा दी है. अब दो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो हैं इस इंट्रोडक्शन में मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न. सो ये दो जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, ये कैसे प्रश्न हैं भैया? दो जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, ये कैसे प्रश्न हैं भाई? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ. सो इसमें एक क्वेश्चन तो है अपना, मतलब दोनों ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और बोर्ड्स में ये मान लो आते ही हैं, है ना? सो दोनों एग्जांपल्स करेंगे. पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करेंगे प्लीज़. ओके, सो ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा था, है ना? ये प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था. ये थ्योरी भी प्यारी है, ठीक है? ओके, आइए, ये जो प्रश्न है, ये एक प्रश्न नहीं है, ये पूरा का क्या है? पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट केसेस भी करा के चलेंगे, ठीक है ना? तो आपको सारे केसेस बता के चलेंगे, ठीक है? अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है, कहता है भैया कि अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन E और F नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ऐसा प्रूव करो. तो मैं आपको कंसेप्चुअली एक बात लिखवा देता हूं. मैं कहता हूं कि अगर बच्चों E और F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है बच्चों? if E and F are independent events, then what we can say, if E and F are independent events, then what we can say बच्चों, कि पहली चीज E and F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है? E और F डैश है ना? सो देन E and F डैश भी इंडिपेंडेंट,
ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, राइट। और तीसरी चीज, ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। मतलब मैथमेटिकली अगर मतलब की बात करें तो इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, देन देखिए मैथमेटिकल मीनिंग क्या है बच्चों, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इस बात का, इसी बात का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर आपका ई इंटरसेक्शन एफ का जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ई इंटू पी एफ हो जाएगा, देन पी ई एंड एफ डैश का वैल्यू इज पी ई इंटू पी एफ डैश, राइट, एंड पी ई एंड ई डैश एंड एफ इज इक्वल टू पी ई डैश इंटू पी एफ, है ना, एंड पी ई डैश एंड इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। सो अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ है, देन ऑल दीज केसेस आर वैलिड। सो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपने को ये तीनों केस प्रूफ भी करके दिखाने पड़ेंगे, जिसमें से कि एक केस जो है वो पिछले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले फटाफट से ये इतनी थ्योरी नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पहले ये वाला नोट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कैन आई प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? सो इफ ई एंड, अब गिवन क्या है बच्चों, गिवन है इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन टू प्रूव में क्या करना है अपने को, ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। सो बेसिकली अगर आप मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखें तो अपने को गिवन क्या है बच्चों, अपने को गिवन है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, और सही मायने में अपने को प्रूव क्या करना है बच्चों, अपने को पी ई एंड एफ डैश इज इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ डैश प्रूव करना है, ठीक है भैया। चलिए जी करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या आना चाहिए, वेन डायग्राम आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, वेन डायग्राम आना चाहिए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ये ई सेट है, ये एफ सेट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अपन ई इंटरसेक्शन एफ, ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम ई डैश इंटरसेक्शन एफ। नाउ ये जो ई डैश इंटरसेक्शन एफ है इसको अपन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ भी बोलते हैं, और ई इंटरसेक्शन एफ डैश को अपन ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ भी बोलते हैं, राइट। सो अब बच्चों यहां पे देखिएगा बहुत ध्यान से, एल एच एस उठाया मैंने, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू पी। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश किसके इक्वल है बच्चों, इट इज ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, राइट है। ई इंटरसेक्शन एफ डैश किसके इक्वल है बच्चों, ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा सेट थ्योरी का 11वीं क्लास का आइडिया है, वेन डायग्राम का आइडिया है, तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अदरवाइज प्लीज़ थोड़ा सा सेट थ्योरी आपको 11वीं क्लास में भी इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब क्योंकि ई और एफ तो इंडिपेंडेंट हैं, गिवन है, सो इसको लिख देंगे अपन पी ई इंटू पी एफ। सो अपन यहाँ पे पी ई कॉमन ले लेंगे, एंड हेंस वी विल टेक 1 माइनस पी एफ, एंड हेंस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ इज पी एफ डैश। सो कर दिया हमने प्रूव, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, एंड हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनली क्या कह सकते हैं,
फाइनली हम लोग ये वाली बात कह सकते हैं कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? कह सकते हैं क्या? जल्दी से बोल दो, अरे जल्दी से बोलो गाइस, कह सकते हैं क्या? वेरी गुड, फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या सुनना भैया? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अब अपन इसके अदर केसेस प्रूव करेंगे ना, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो, हमने ये वाला तो प्रूव कर दिया ना, हमने ये वाला तो प्रूव कर दिया ना, ये तो गिवन ही है और ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना, ये तो हो चुका। अब अगर मुझे नहीं, मैंने कौन सा वाला किया है? मैंने ई एंड एफ डैश किया ना, ई एंड एफ डैश वाला किया है, तो ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब मैं इस वाले को प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, इस वाले को प्रूफ कर रहा हूँ। अब देखना बच्चों, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा इनर बोर्ड में सॉल्व करूँगा ना, इनर बोर्ड में किसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं? ई डैश एंड एफ को, ठीक है, ई डैश एंड एफ को। क्या वाइट बोर्ड, वाइट लेते हैं ना, बड़ा दिन हो गया वाइट में नहीं पढ़ाया, बड़े दिन हो गया यार वाइट में नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस, वाइट में ही पढ़ते हैं। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये गिवन है, ठीक है, यानी कि अपने को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, है ना, प्रूव क्या करना है भाई अपने को? अच्छा, ज़्यादा गंदा आ रहा है क्या? ये सही आ रहा है, चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं ये वाला। सो हमको क्या प्रूव करना है? हमको क्या प्रूव करना है भाई? हमें ई डैश एंड एफ को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है ना। सो वी हैव टू प्रूव पी ई डैश एंड एफ, राइट। बेसिकली हमको ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, गिवन क्या है? वाइट में भी मज़ा आता है पढ़ाने में, है ना, ऐसे नहीं है यार, लेकिन आंखों पे, बच्चों के आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए नहीं पढ़ाते। सो गिवन क्या है भैया? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ये गिवन है। अपने को प्रूव क्या करना है भाई, है ना मैं तो सारे के सारे कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। हमको क्या प्रूव करना है भाई? हमको प्रूव क्या करना है? हमको करना है ई डैश एंड एफ, यानी कि पी ई डैश एंड एफ को अपने को पी ई डैश इंटू पी एफ प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है भाई? ये है ना, लाल नीला हरा पीला के काला सब करवा दिया ना दिखाई दे रहा है क्या? सही तो दिखाई दे रहा है भाई, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तो करेंगे ही, ठीक है। ओके गाइस, तो वेन डायग्राम देखते हैं अपन। सो ये E अगर है और ये F है, सो दिस इज E इंटरसेक्शन F, दिस इज E इंटरसेक्शन F डैश, दिस इज E डैश इंटरसेक्शन F, सो इट इज F माइनस E इंटरसेक्शन F एंड दिस इज E माइनस E इंटरसेक्शन F। हमें कौन सा केस इस्तेमाल करना है? E डैश इंटरसेक्शन F वाला। सो LHS लेते हैं भैया, LHS यानी कि P E डैश इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E डैश इंटरसेक्शन F कितना है भैया? F माइनस E इंटरसेक्शन F, सो F माइनस E इंटरसेक्शन F, सो इट इज PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, यानी कि PF माइनस PE इंटू PF, क्योंकि P इंटरसेक्शन F, देखिए ये तो गिवन है ना अपने को, ये तो गिवन है। सो PE इंटू PF, नाउ वी विल टेक कॉमन PF एंड देन वी विल गेट 1 माइनस PE एंड हेंस 1 माइनस PE को क्या लिख सकते हैं? PE डैश, है ना भैया। 1 माइनस PE को क्या लिख सकते हैं? PE डैश इंटू PF, हेंस दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। और ये वाला जो केस है और इससे जो पिछले वाला जो केस था, ठीक है ना, ये सब आते रहते हैं एग्जाम में ना, 2-2 नंबर में, मतलब पिछले 10 साल के पेपर में मेरे ख्याल से 3-4 दफ़े ना आ गए हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसको कर लेना, ठीक है गाइस, ठीक है। जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बोल दो गाइस, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ जी,
जल्दी से बोलो गाइस। ठीक है, चलिए अब इसका जो लास्ट केस है उसको भी प्रूव करेंगे ना, यानी कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश वाला भी केस प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने हैंस प्रूव्ड है ना, ये तो प्रूव्ड हो चुका, ये तो प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, अरे यार भाई वाइट में नहीं लिखना है क्योंकि सफ़ेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अलग से दिखाओ प्रूव्ड। ये तो हो चुका। अब इसकी बात करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या, इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या? अरे यार गाइस देखो ना, इसको नोट कर लिया था ना तुम लोगों ने? अरे इसको तो नोट कर लिया था भाई, नहीं करा तो कर लो यार प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो अच्छा चलता हूं, कबीरा को याद रखना। Okay, so guys, okay, so guys, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। अब तीसरा केस है ना, तीसरा केस ब्रो, तीसरा केस। सो गिवन क्या है, ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है ना, मतलब क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, एंड प्रूव क्या करना है भैया अपने को, जल्दी बोल दो यार। टू प्रूव इज हमको करना है ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। दैट्स इट। सो अब कैसे करेंगे भाई, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। गाइज आपको ध्यान है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कैसा होता था? अरे कैसा होता था बताओ ना। इट इज इक्वल टू ई यूनियन एफ का होल डैश। ठीक है, ऐसा होता था। अरे भाई डी मॉर्गन्स लॉ कैसा होता था, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यही होता था डी मॉर्गन्स लॉ। अरे बोलो ना, यस। अब गाइस बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पी ई यूनियन एफ का होल डैश, यानी कि 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, अपने को लाना क्या है, अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में ये लाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से, अगर आपको ध्यान हो तो पी ई यूनियन एफ क्या लिखवाता था मैं, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये लिखवाता था मैं, ये लिखवाता था ना मैं, पी ई यूनियन एफ को ये लिखवाता था ना। अच्छा, और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इस बेसिकली पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, पी ई इंटू पी एफ, तो मैं इसको पी ई इंटू पी एफ लिख दूं। बस ब्रो बस। अब जरा देखना, इट इज 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ कॉमन लिया मैंने, और ये 1 माइनस पी ई। गाइज अब अगर मैं खाली 1 माइनस पी ई कॉमन ले लूं, ठीक है, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ और माइनस पी एफ प्लस पी ई पी एफ। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों,
1 माइनस पीई कॉमन ले रहा हूँ ना, 1 माइनस पीई, ठीक है, माइनस पी एफ 1 माइनस पीई, ठीक है। जरा समझते रहना है ना। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है, थोड़ा समझते रहना। मैंने क्या करा, ये 1 माइनस पी और यहाँ से पी एफ कॉमन लिया तो 1 माइनस पी। अब 1 माइनस पीई जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस पीई जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस पी एफ एंड हेंस इट इज पी ई नॉट, 1 माइनस पी इज पी ई नॉट और 1 माइनस पी एफ इज पी एफ नॉट। अमेजिंग, ये भी हमने प्रूव कर दिया भैया, प्रूव्ड, ठीक है। सो ये तीनों केस हमने प्रूव कर दिया है। प्लीज आप लोग सभी लोग जो है इसको प्लीज 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 प्लीज, सर जी आप इतनी घिचड़ पिचड़ में मत लिखा करो, इतनी घिचड़ पिचड़ में एग्जाम में चीटिंग करा दूंगा तो पूरे 100 नंबर ले आओगे, वैसे दिक्कत हो रही हैं। फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन लास्ट एग्जाम्पल पे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं। सो एक छोटा सा रिमाइंडर, बेसिकली 1 जनवरी से, है ना, नए साल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारा हर साल का एक हाईएस्ट रिजल्ट गिविंग बैच, दैट इज कॉल्ड एज प्रथम बैच, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ आपको। सो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आप लोग एक काफ़ी वास्ट सिलेबस को कवर करते हो, ठीक है ना, बट उसको फिर ये जनवरी 1 से 45 डेज़ में आपको इसको रैप अप करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। एंड फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन जो होगी वो भी इसके अंदर ही होगी, क्योंकि इसके बाद आप सीधा बोर्ड का पेपर देने जाओगे। तो ये 45 डेज़ का एक सुपर रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच है फॉर क्लास 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम। और इस बैच का जो टारगेट है वो ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है ना वो 70+ स्कोर के आउट ऑफ 80। तो जो अबव एवरेज है वो तो ये मान के चले कि 80 आउट ऑफ 80 के लिए वो तैयार हो जाए, ठीक है। सो बैच के इनसाइड में आपको बता देता हूँ कि एक तो चैप्टर वाइज रिवीजन एंड फुल सिलेबस जो रिवीजन है वो आपको प्लानर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड 2 तरह के लेक्चर्स होंगे। एक रिवीजन लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन थ्योरी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज ये सब कवर करेंगे। एक होंगे मार्क्स बूस्टर लेक्चर जिसके अंदर अपने मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के वो सभी क्वेश्चंस जो पॉसिबली आ सकते हैं एग्जाम में, तमाम सोर्सेज से अपन वो करके चलेंगे इसमें। एंड जो न्यू फॉर्मेट के प्रैक्टिस सेशंस हैं वो होके चलेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि एमसीक्यू प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस काफ़ी वेटेज है, यानी कि 32 मार्क्स आउट ऑफ 80 में वेटेज है, तो इसकी भी एक सेपरेट प्रैक्टिस सेशंस होंगे। एंड प्रैक्टिस मटेरियल में हम लोग लेक्चर के क्वेश्चंस एंड मार्क्स बूस्टर लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी रीडू करेंगे, मार्क्स बूस्टर शीट बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये इनफ होगा अपने आप में, बट इसके अलावा जो भी आपके पास कोई बुक है आप उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी जो बुक है एग्जाम बुक, उसको तो हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। डाउट सेशंस होके चलेंगे बच्चों, यानी कि जो भी आपको लेक्चर, मार्क्स बूस्टर लेक्चर और इसके अलावा किसी भी प्रैक्टिस मटेरियल से अगर कोई भी डाउट है आपको तो सेपरेट डाउट सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड कंबाइंड चैप्टर्स टेस्ट होंगे, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का एक साथ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक साथ, है ना, और यानी कि 7, 8, 9 एक साथ, 10, 11 एक साथ, तो कंबाइंड चैप्टर्स टेस्ट लेंगे। एंड आपको बीच बीच में टॉपर्स से भी कनेक्ट कराएंगे, जो प्रीवियस प्रथम बैच के जो टॉपर्स हैं, कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे उन्होंने अच्छा स्कोर किया, आपको क्या करना है ना, आपके स्टूडेंट लेवल पे क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, तो वो भी अपन इसको रिजॉल्व करेंगे इसके अंदर। सो कोर्स का जो प्लानर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में। एंड डेली लाइव क्लास होगी 7 PM ऑनवर्ड्स, तो 7 PM ऑनवर्ड्स होगी। सो 1.5-2 घंटा आपकी क्लास चलेगी डेली, है ना। बट टेंशन नहीं लें आप, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपको होमवर्क भी उसी अकॉर्डिंगली मिलेगा। 1-1.5 घंटा 2 घंटे के होमवर्क मिलेंगे आपको, ठीक है। सो देखिए, कभी भी कोई भी बैच किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में अगर होता है तो उसका यही मतलब है कि कम समय में हम ज़्यादा करें। अदरवाइज यही बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 1 साल और दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर तो आप खुद ही कर लोगे। बट बात है कि अब अगले 45 डेज़ में हमको पूरा रैप करना है, अच्छे से सब कुछ करना है। सो वी विल डू एवरीथिंग जो ज़रूरी है, ठीक है, फालतू की चीज़ नहीं करेंगे। सो बैच की फ़ीस आपको पता ही है, हमारे सभी बैचेस अफोर्डेबल होते हैं, राइट। एंड बैच की फ़ीस है 1499 ओनली फॉर द कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम, और उसके रिकॉर्डिंग नोट्स आपको सब कुछ CUT तक भी अवेलेबल रहेंगे। एंड इसके अलावा सभी डिवाइसेस पे कोर्स एक्सेसिबल होगा, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो, आईफोन हो, कोई सा भी, ठीक है।
एंड अभी एक प्रथम बैच पे हम बच्चों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, दैट इज़ प्रथम 20 के नाम से कूपन कोड अभी आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट और आप 1200 में बैच को एनरोल कर पाओगे, ठीक है। और कोई क्वेरी होगी अगर आपकी तो इस नंबर पे आप कॉल करके, है ना, एकेडमिक काउंसलर से बात करेंगे, सो वो आपको गाइड करेंगे ना, जो भी रेलेवेंट क्वेरी आपकी होगी तो, ठीक है। सो अब चलते हैं बच्चों कहाँ पे, अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। सो ए और गिवन क्या है भैया, गिवन क्या है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सॉरी, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो ये अपने को गिवन है, राइट। Then the probability of occurrence of at least one of A and B. Probability of occurrence of at least, कम से कम, at least, probability of at least occurrence of at least one of A and B. So A और B में से कम से कम कुछ एक हो जाए, ठीक है। So या तो A हो जाए या B हो जाए या दोनों हो जाए, तो उसको हम लोग शो करेंगे A यूनियन B से, ठीक है। ये हमको शो करना है 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट के तौर पे हमको शो करना है। दिस इज वी हैव टू शो, दिस इज वी हैव टू शो बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे हम शो कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, एल एच एस पी ए यूनियन बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। ना बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इट इज पी ए प्लस पी बी एंड बच्चों अगर आपको ध्यान हो, अगर आप ध्यान से देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो वी कैन राइट इट एज पी ए इंटू पी बी, राइट। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें हम काम कर लेते हैं। देखिए पी ए को तो मैंने लिख दिया 1 माइनस पी ए डैश, पी ए को तो मैंने लिख दिया 1 माइनस पी ए डैश, राइट। और यहां से मैंने पी बी कॉमन ले लिया ना, पी बी कॉमन ले लिया और पी बी कॉमन लिया तो 1 माइनस पी ए, राइट। अब बच्चों बहुत ध्यान समझना, 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी इंटू, इट को 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा, इट इज पी ए डैश। नाउ 1 माइनस पी ए डैश कॉमन लिया तो इट इज 1 माइनस पी बी हो जाएगा। एंड फाइनली बच्चों 1 माइनस पी ए डैश एंड 1 माइनस पी बी इज पी बी डैश इज इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है भैया। सो ये हमने प्रूव कर दिया। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे चांस। अब बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी में हम अगर एक बार पूरा रिकॉल करें, सो हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ाएंगे। थ्योरी वाइज हमने आपको दिखाया कि भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कैसे लगती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट को मैंने आपको फील कराया। इसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने क्वेश्चन करे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, राइट। फिर हम लोग इंडिपेंडेंस पे काम करते चले गए ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। फिर अगर 3 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो पेयर वाइज और साथ में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके अलावा फिर हमने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए और इसके ये रूल्स आपको लिखवाए, इसका वन ऑफ द प्रूफ ये भी करवाया और वन ऑफ द प्रूफ आपको हमने ये भी करवाया था, ठीक है, ये भी करवाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, ये नोट्स में आपको शायद अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये इनर बोर्ड का बेसिकली चीज़ थी, ठीक है। एंड then it's about the Pratham batch, which is one of the highest result giving batch, and then example number 14, ठीक है। सो सभी क्वेश्चंस को एक बार रीडू करो। प्रोबेबिलिटी में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ही ये कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड वहाँ पे करेंगे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को। एंड टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय। एंड इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके। सो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, बस वहाँ से आपको जाना है एंड
फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय.